दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। तो आज हम संविधान में प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बर भी इंग्लिश में कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना, इसमें पूरे संविधान का सार मिलता है। पूरे संविधान में जो निर्माता हैं उनके मस्तिष्क का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान बनाया गया है। यह उन्हीं के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। अब अगला पॉइंट देखिए। नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसे 18 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था? 18 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, प्रस्तावना, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी है। वह वाक्य क्या है? हम भारत के लोग हैं और डॉट डॉट इसे आत्मसमर्पित करते हैं। ये पहली लाइन हो गई और ये क्या हो जाएगा? लास्ट लाइन। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है संविधान का सार। प्रस्तावना का मतलब होता है संविधान का सार। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? संविधान का सार। संविधान का सार। आगे देखिए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यह किसने कहा था? तो इसे ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। कौन कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। क्या कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, उपचारों का अधिकार। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो संविधान का इसे आत्मा भी कहा जाता है। आगे देखिए। ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम बॉक्स में रखी हुई है। तो संविधान जो लिखी गई थी उसकी मूल प्रतियां, मतलब उस बुक को भारतीय संसद में किस गैस में भरकर रखा गया है? किस गैस के बॉक्स में? तो हीलियम गैस के बॉक्स में भरकर उसे रखा गया है। संविधान की मूल प्रतियों को भारतीय संविधान में हीलियम बॉक्स में रखा गया है। प्रस्तावना कितनी भाषाओं में लिखी गई है? 2 भाषाओं में। प्रस्तावना 2 भाषाओं में लिखी गई है। 2 भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी है। हिंदी है और अंग्रेजी है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कौन सी भाषा? वही भाषा, हम भारत के लोग। ये भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहला कौन सा देश है? अमेरिका, जहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोग के लिए आत्मसमर्पित किया गया था। कब समर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन विधि दिवस भी मनाया जाता है। विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को।
संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान किससे शक्ति अधिग्रहित करता है? भारत के लोगों से। क्यों? क्योंकि जो संविधान है इसकी मेन शक्ति किसके पास होती है? भारत के लोगों के पास। क्योंकि भारत जो है यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे देखिए, प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द हैं, जिसे संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का अर्थ है किसी निर्णय के लिए अन्य देशों पर निर्भर न होना। ये क्या होता है? संप्रभुत्व का अर्थ होता है। संप्रभुत्व का अर्थ है कि किसी भी मामले में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप न करते हुए स्वयं निर्णय लेना ही संप्रभुत्व कहलाता है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, कोई भी राज्य है, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुत्व होना चाहिए। और संप्रभुत्व को ही राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुत्व को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभुत्व राज्य के नाते भारत किसी देश के सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और को दे सकता है। इसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके नाते क्या? किसी सीमा का अधिग्रहण अपनी जमीन किसी को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कितना हुआ है? 1 बार। वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखिए, समाजवादी या समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है कि न कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में दोनों का महत्व दिया गया है, इसलिए अच्छा, भारत का कैसा समाजवाद है? मिश्रित समाजवाद है। इतनी बात इंपॉर्टेंट है। कैसा समाजवाद है? मिश्रित समाजवाद। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला जुला रूप है। किसका? मार्क्स और गांधी जी का मिला जुला रूप है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म से कोई अपेक्षा न हो, कोई अपेक्षा न हो कि यह हमारे धर्म को मतलब किसी पर जबरन उसे न थोपना कि इस धर्म को तुम मानो ही। यही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है। उदारता। फ्रांस का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर कानून क्या है? सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। संविधान क्रम मत संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र और गणराज्य। ये क्रम पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। पंथनिरपेक्ष, किसी भी पंथ को अपना सकते हो। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी पंथ को अपना सकते हो। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो यह क्या हो गया? गणराज्य हो गया। संप्रभुत्व किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता में होगी। संप्रभुत्व किसी एक के हाथ में नहीं होगा बल्कि उसके हाथ में होगा? जनता के हाथ में होगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान में न्याय कितने प्रकार के होते हैं? संविधान में न्याय 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और 3 के तीनों न्याय कहाँ से लिया गया है? ये रूस की क्रांति रेवोल्यूशन। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917। वहाँ से यह प्रेरित है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया है? 1917 से। किसके? रूस की क्रांति से। संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है।
अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना, ये चीज़ अपने आप पर रख के याद कर सकते हो। आपको अभिव्यक्ति, आपके मन में एक विचार आएगा, फिर उसे व्यक्त कर सकते हो और किसी पर विश्वास भी कर सकते हो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। धर्म, किसी भी धर्म में जा सकते हो। उपासना यानी कि व्रत, ये भी तुम्हारी इच्छा है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता तुम्हें दी गई है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की क्रांति 1789, जबकि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये रूस की क्रांति से। बेरुवड़ी संघ मामला 1960, ये मामले के अंतर्गत, बेरुवड़ी संघ मामला 1960 के अंतर्गत प्रस्तावना को अंग माना गया है, संविधान का एक अंग माना गया है। संविधान का अंग, लेकिन ये वर्तमान में देखा जाए तो यह संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लेखित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के महान आदर्श व सोच उल्लेखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता है और प्रकार का महत्व है, उल्लेख मिलता है। इतने प्रकार का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना की विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, इसे न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति पूर्णता और सामान्य रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किसका था? सार्वभौमिक सिद्धांत था। यह सार्वभौमिक सिद्धांतवाद की यह परिभाषा है कि सभी व्यक्ति पूर्णता समान रूप से मानव हैं। अब प्रस्तावना पर विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने क्या क्या मत दिया गया है? तो KM मुंशी ने इसे जन्मपत्री कहा गया है, जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री। ठाकुर दास भार्गव संविधान की आत्मा कहा है। NA पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा है। और सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। अल्लादी कृष्णम स्वामी, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। ये किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी। एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी करके हैं, उनका भी कथन यही है। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनका भी कथन यही है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। नहीं, ये सुभाष कश्यप कौन था? ये वाले कथन में इनका भी कथन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का भी। BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा गया। तो BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा और संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। देश के अंदर सर्वोच्च प्रभुत्व हम भारत के लोक में निहित है। आर्थिक न्याय उद्देशिका में भी मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और DPSP में भी मिलता है। यानी कि DPSP का अर्थ यह है राजनीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूप में रेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार DPSP में भी दिया गया है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह मूल अधिकार और DPSP में भी देखने को मिलता है। अच्छा, हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैध ने उद्देशिका का प्रयोग किया। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए हैं। यही दोनों शब्द बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। कौन? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब संविधान निर्माण के देख लीजिए, संविधान निर्माण कैसे हुआ, शुरू में इसकी मांग किसने की थी?
तो संविधान सभा की मांग, सबसे पुरानी सभा 1787 अमेरिका में संविधान के लिए की गई थी 1787 में। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ से लिया गया? विचार कहाँ से संविधान से आया? इंग्लैंड में। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ आया? इंग्लैंड में आया। सर्वप्रथम मांग भारत में किसने की? बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 में। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक में 1922 में संविधान की मांग की। बीजी तिलक ने कब? 1895 में। कहाँ? स्वराज विधेयक। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, इनकी पुस्तक है, 1922 में इसमें संविधान की मांग की। मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में 1927 में। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ था। 26 जनवरी 1950 की संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1930 वाला और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन और राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआत में इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। अब इसमें निर्वाचन का कैसी पद्धति थी उसे देखिए। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का आवंटन हुआ था, जिसमें मुस्लिम सिख समुदाय के लोग थे। 3 समुदाय थे। 284 ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं था। इसका चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें चुना किसने था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष हुए। कौन? एच.सी. मुखर्जी। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए, लेकिन 24 जनवरी 1950 को मिला लिया जाए तो टोटल अधिवेशन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 अधिवेशन। B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल के प्रांत से कर गए, परंतु पाकिस्तान से इसे अलग कर दिया गया, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी के उपचुनाव जीत कर ये इसमें भाग लिए। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसे चुना गया? हाथी को। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.B.R. आयंगर। मुख्य परोपकार कौन थे? L.N. मुखर्जी। अच्छा, इसे लेखन का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी लाल नारायण जायता ने। मूल अधिकार को हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। नंदलाल बोस ने इसी ज्यामिति रूप अलंकृत किया था, मतलब डिजाइन का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठित की गई थी। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत की गई थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेहरू रिपोर्ट के प्रारूप अधिराज्य का सिद्धांत प्रारूप पर आधारित था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में राष्ट्र की सदस्यता स्थापना मई 1949 में हुई थी। राष्ट्रमंडल में राष्ट्र की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? 1 मई 1949 में हुआ था। संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का प्रथम मांग किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी। 1934। एक कराची का अधिवेशन भी आता है, कराची का अधिवेशन 1934, उसमें भी इसकी बात की गई है। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, यही कराची अधिवेशन ही है।
संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिनलिथ को, ये 1940 का जो प्रस्ताव, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, इसमें लॉर्ड लिनलिथ को संविधान सभा का गठन, इन्होंने इसे मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार इसका गठन हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 सदस्य कौन थे ये याद रखना, पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स था और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी व लगभग 600 देसी रियासतें थीं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन से संबंधित प्रावधान। ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी आदि देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटों का आवंटन किया गया। मोटे तौर पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व चुना गया। 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए सीटें कितनी थी? 292 थी। चीफ कमिश्नरी के लिए 4 थी। देसी रियासत कितनी थी? 93। टोटल 389। 292, 4, 93। चीफ कमिश्नरी तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर इन्हें धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, जिसे सामान्य के लिए 213 सीट, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4। टोटल कितना? 296। देसी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया था। देसी रियासत का अर्थ यह है कि इसमें कोई राजा रहता था, उसके ही अंडर में वो पूरा राज्य आता था। यही क्या होता है? देसी रियासत होती है। जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है। चुनाव के बाद दलीय स्थिति। कांग्रेस ने कितनी सीटें मिली? 208 और मुस्लिम लीग को 73 और यूनियन पार्टी को 3 और सिख और गैर कांग्रेसी को 1 सीटें, अनुसूचित जाति परिषद को 1 सीटें। तो यहाँ पर बहुमत के आधार पर देखा जाए सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को। यहीं से हस्तक्षेप करना कांग्रेस स्टार्ट कर देती है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के साथ साथ अपनी एक नई संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। ठीक है भैया। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें ब्रिटिश प्रांत के लिए संयुक्त प्रांत कितना? 55। देसी रियासतें हैदराबाद 16। हैदराबाद मात्र एक ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधित्व सभा में नहीं भेजे। तो किसने सभा में अपने प्रतिनिधित्व नहीं भेजे थे? हैदराबाद। यह एक ऐसी रियासत थी। सबसे ज़्यादा देसी बड़ी रियासत कौन थी? मैसूर, जिसे अब कर्नाटक कहा जाता है। इसका वर्तमान में नाम क्या है? कर्नाटक। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इसमें भाग नहीं लिए थे, सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिन्ना और तेज बहादुर शाह और जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। एक बार इसे पढ़ लेंगे, फिलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 15 याद रखें। अब संविधान का निर्माण की बात की जा रही है। तो संविधान का निर्माण, अभी तो संविधान के निर्माण में सिर्फ मांग देखा था। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे? 211 सदस्य उपस्थित थे।
इसकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। पहले में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1944 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा के ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। दूसरी बैठक है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार अगर पूछा जाए तो बी.एन. राव थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, यह बात आगे आपको प्रस्तावना में ही बताई गई थी। संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 22 समितियाँ थी। कितनी समितियाँ? जिसमें से 8 मुख्य थी, 15 उप समितियाँ थी। 8 मुख्य जो हैं उसे याद कर लीजिए। संघ की बात की जाएगी तो उसमें पी.टी. नेहरू आएंगे। होगा समझौता की बात की जाएगी तब पी.टी. नेहरू आएंगे। पी.टी. नेहरू। अल्पसंख्यक और मूल अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन संचालन की बात जहाँ की जाएगी वहाँ राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया की जहाँ बात की जाएगी वहाँ राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति का गठन भी 22 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें भी 7 सदस्य आते हैं। संविधान की प्रथम प्रारूप मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप पर विस्तृत रूप से विश्लेषण कर प्रारूप समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राज्य में प्रकाशित करवाया। इसे खुले सुझाव में आवंटित किया गया और प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यकता संशोधन भी किया गया था। अक्टूबर 1948 में प्रकाशित करवाया तथा संविधान सभा के विचार होते इसे संविधान सभा में रखा गया था। इस प्रकार संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। ये 3 वाचन याद देखिए। 4 से 9 ये 1948 ही रहेगा। 15 से 17 यहाँ 48, यहाँ 49 हो जाएगा। 49 से यहाँ पर 26 नवंबर 1949 ये तीसरा वाचन। अब देखिए 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभी की कुल कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक हुई थी। कितनी बैठक? 166 बैठक। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा 64 लाख रुपए भी खर्च किए गए थे। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। उसी दिन नागरिकता ये सभी 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रध्वज के रूप में, मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता और 24 राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। एक ही दिन 24 जनवरी 1950 संविधान सभा प्रथम बैठक और अंतिम बैठक। संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसे अंतरिम संसद ने किया था। अंतिम समय का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। अंतिम संसद का अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। अंतिम संसद का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान का स्रोत का अर्थ है हमारा संविधान लगभग 60 देशों के संविधानों से कुछ न कुछ लेकर बना है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ से जो संविधान में लिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले संशोधन की प्रक्रिया ही कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका में लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये भी टेक्निक कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। जर्मनी, यहाँ के संसद का नाम है वाइमार संविधान का नाम। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी आपातकाल की स्थितियाँ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श फ्रांस के लिया गया है। ये प्रस्तावना में भी बताया गया था।
मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये भी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक का कार्य किसका होता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा भी, यानी हम भारत के लोग हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से किया गया? आयरलैंड से। जबकि निर्वाचन कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें? केंद्र में निहित होंगी। उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णय। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोपन, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका। SC पद से हटाना, ये भी कहाँ? अमेरिका से। ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, परमाधिकार, एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला चैप्टर है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। एक बार इसे पढ़ने से पहले एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं। कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद देखा जाए तो 368 के अंतर्गत आता है। 368 के अंतर्गत जितने भी संशोधन किए जाएंगे उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, यानी प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। जो चीज़ 368 के अंतर्गत आती है। संविधान में संशोधन भी वहीं से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी, मतलब जल जाना यानी आपात आ जाना, आपातकालीन स्थिति हो जाती है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची व्यापार व वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड DPSP राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्येक राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। सशक्त केंद्रों के संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अगला चैप्टर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के तक यहाँ पर दिया गया है। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है? राज्यों से मिलकर बना है और यह भारत राज्य से, मतलब राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। और परिसंघ जहाँ राज्य आसानी से टूट जाता है, लेकिन यूनियन जो होता है, यूनियन, तो भारत क्या है? यूनियन है। यूनियन का भी अर्थ होता है संघ। यूनियन का अर्थ संघ होता है। इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी मिल सकता है परंतु अलग नहीं हो सकता है। जैसे 1974 आगे यह दिया गया है, वहीं पर बताया जाएगा। क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और भारत सरकार के अधिकृत क्षेत्र। अच्छा, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे
संघ नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो मेन बात इतनी याद रखना कि नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करना किसमें दिया गया? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश उनके पहले अस्तित्व होने के बाद भी भारत संघ में शामिल नहीं थे। सिक्किम, इसी की बात कर रहे थे। सिक्किम 1974, इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। यह भी मतलब कि भारत में यह भारत का पहले हिस्सा नहीं था। नए राज्यों की स्थापना पहले से स्थापित नहीं थे, उन्हें भारत संघ में पुनर्गठन किया गया। तेलंगाना को 2 जून 2014 संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में के नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो नए राज्य अगर लाना है या किसी देश की सीमा को ऐड करना है तो वहाँ पर अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जब यह 2-3 का प्रयोग करेगा तो यह साधारण के तहत, तो यह साधारण बहुमत के तहत पास होगा। साधारण बहुमत का अर्थ यह है कि इस पे ज़्यादा राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव, देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में 2 राजनीतिक श्रेणियाँ थी, एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देशी रियासत। देशी रियासत की संख्या उतनी कितनी थी? 552 थी। 549 भारत में शामिल हो गई। स्वतंत्रता के समय कितनी शामिल हो गई? 549। बची कितनी? 3। तीनों को कैसे शामिल किया गया है? तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा 13 सितंबर 1948 को शामिल कर लिया। किसे? हैदराबाद को। कश्मीर को हिंदू राजा हरि सिंह ने, मुस्लिम अधिकांश थे, 77% थे, कश्मीरी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने आकर उन पर हमला कर दिया, जनता पर अत्याचार करने लगे। राजा ने नेहरू से सहायता मांगी और अंत में 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जूनागढ़, इसे तो मतलब इसे ऐसे वोटर के हिसाब से इसे ऐड कर लिया गया कि आधी से ज़्यादा जनता यह भारत में मिलने के पक्ष में थी, जबकि कम जनसंख्या किसके पक्ष में थी? अलग राष्ट्र के। वहाँ से इसे यही वोटर ही जनमत संग्रह कहलाया। 1950 में संविधान में भारतीय संघ 4 प्रकार के राज्य थे, का, खा, गा, घा। राज्यों का वर्तमान स्वरूप। सर्वप्रथम रियासतों का एकीकरण के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग की गई थी। इसके धर समिति 1948, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, इसे JBP यानी जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने इसे अस्वीकार किया था, यानी कि मना कर दिया था। 1 अक्टूबर 1983 तेलुगु भाषा राजभाषा के आंध्र प्रदेश से गठन हुआ। इसमें कहानी ऐसी हुई थी, एक पट्टू ऐसे नाम का व्यक्ति था, वह अनशन कर लिया, मतलब कि बिना खाए पिए उसकी 56 दिन के अंदर मृत्यु हो गई, जिसके कारण फजल अली आयोग ने 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब 1 अक्टूबर 1953 इसका गठन कर दिया है, राज्य आंध्र प्रदेश का। इसके बाद और भी राज्य भाषाई आधार पर अलग होने की होड़ में आ गए। तो फजल अली आयोग 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग सदस्य 3 थे, जस्टिस फजल अली, हृदय कुंजरू और KM पन्नीकर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन को करने के लिए कहा था। 7वें संशोधन 1956 के चारों भागों
को खत्म कर नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना की। महाराष्ट्र 1 मई 1960 या भाषाई आधार पर 1 मई 1960 को, गुजरात भी 1 मई 1960 को। इसे याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, मैंगो यानी महाराष्ट्र और गो से गुजरात, ऐसे याद कर सकते हैं। इसे जिसे तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 1 मई 1960 को, जबकि मैंगो यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब 20 फरवरी 1987 और ये 30 मई 1987। हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, 16 मई 1975, 36वां संशोधन 1975, सिक्किम और चंडीगढ़ 1 नवंबर, त्रिपुरा 1972, पंजाब 1956, ऐसे में इनका गठन किया गया था। अब संविधान की अनुसूचियाँ देखिए। भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ तथा वर्तमान में कितनी है? 12। अनुसूची 1 में है ये संघ जो भारत है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार ब्यौरा, यानी कितने भी राज्य हैं, इनकी सीमा कहाँ तक लगती है भारत में, इसका विवरण कहाँ पे मिलता है? अनुसूची 1 में। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी। तो वेतन से संबंधित अगर बात पूछी जाए तब अनुसूची 2, और अगर शपथ से पूछा जाए तो ये कोई कहाँ पर? 3 में। लेकिन याद रखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसके अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, तृतीय सूची में नहीं दिया गया है। और वैसे उपराष्ट्रपति का भी अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, मतलब इतने लोग कर सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4। अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासन नियंत्रण हेतु 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए अंधरण आकृति शून्य घोषित किया गया है। और अनुसूची 6 में ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है 6वीं में। 7वीं में क्या दिया गया है? सूची। 7वीं में सूची 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय कितने हैं? 97। वर्तमान में 100। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। जनगणना, शेयर बाजार, डाक बचत, ये सभी किस में आते हैं? संघ में आते हैं। यानी मेन चीज़ें जितनी भी होती हैं किस में आती हैं? संघ में आते हैं। 66 विषय, वर्तमान में कितने? 61 हैं, जिन पर कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, कब्रिस्तान, सब ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची में। समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में कितने हैं? 52। कानून बनाने का अधिकार राज्य संघ दोनों के पास है। 8वीं में 22 भाषाओं, मूलतः पहले कितनी थी? 14 भाषाएं। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सिंधी को। और इसे कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी यानी कि नमक, ऐसे याद कर सकते हैं, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 1992 में कौन सा संशोधन था? 71वां। वहाँ पर 21वां था 1967 में। और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बोड मास।
बी से बोडो, ओ से डी से डोगरी, एम से मैथिली, उसके बाद ए से यस से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 को सिंधी, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक यानी नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियम विधि अनुसार प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस अनुसूची में 282 अधिनियम हैं। किसमें? अनुसूची 9 में। तो अधिनियम का विनिमय किसमें कहा गया है? ये 9 में कहा गया है। भूमि सुधार अधिनियम भारतीय संसद किसी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। भूमि सुधार संबंधित किसमें है? 9वें में। को एलवा केस इसी अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 10 दल बदल पंचायतों के लिए 11 और 12 नगर पालिका के लिए। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची, और 1991 में 9वीं। नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था, इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अवशिष्ट जो विषय है वो दोनों के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण योगदान, मतलब महत्वपूर्ण किसकी मानी जाएगी बात? केंद्र सरकार की। तो मूल अधिकार देख लीजिए 12 से 35। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ब्रिटिश ने कहा था। लिखित रूप में अधिकार पत्र दिया था, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का ये अंग्रेजी शब्द है। इसका अर्थ होता है हिंदी में कोई लिखा परिपत्र। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह मूल अधिकार इसलिए भी मूल है क्योंकि इसे चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। यह संविधान में निहित है। मौलिक अधिकार क्या है? न्याय योग्य है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो मौलिक अधिकारों के हनन अगर कोई करता है तो उसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 ने। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 358, 359 में आपात की उद्घोषणा की स्थिति में बताया गया है। 358 और 59। कांग्रेस का अधिवेशन 1931 के कराची में मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया था। मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया था। यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन्मुक्ति प्रबंध लगा सकता है। यह न्यायोचित है। उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। यह अस्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती कर सकती है लेकिन साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है। तो राज्य की परिभाषा किसमें दिया गया है? 12 में। मूल अधिकारों का असंगत तथा उनका अल्पीकरण किसमें दिया गया है? 13 में। और 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि की समान संरक्षण यूएसए से। 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। 15(2) में क्या कहा गया है कि राज्य के साथ प्राइवेट संस्था भी भेदभाव नहीं कर सकती। राज्य के साथ प्राइवेट संस्था भी
भेदभाव नहीं कर सकती है। ये 15(2)(15)(3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है और इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(3) में ठीक है भैया। 15(4) में फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे ऐड किया गया था। राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछले वर्गों के हित के लिए विशेष उपबंध करे। 15(5) में क्या कहा गया था? संशोधन द्वारा सरकार ने सरकारी निजी स्कूलों को SC, ST, OBC के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान को छोड़कर केंद्र सरकार ने 6 माने हैं। वो 6 कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। 15(6) को 103वें संशोधन द्वारा EWS को आरक्षण दिया था 15(6) के द्वारा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय के अवसर में 1979 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर 1955 में किया गया था। 18 उपाधियों का अंत। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक निरुद्ध, संघ सहकारी समितियां और भारत के उन इसे हटा दिया गया था। मेन इसमें 20 है। 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम का अधिकार। अनुच्छेद 21 के पहला 86वां संविधान संशोधन 2002 से में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी 24 घंटे का ठीक 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में 23-24 कारखानों के लिए। इसमें 24 में कारखाना अधिनियम का 1948। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। इसे 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा साम्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकारों के लिए किसने कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मौलिक अधिकार सिर्फ आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, विधि का नियम सभी के लिए कानून है। ठीक। प्रस्तावना में 19 समाजवाद अनुच्छेद 14 से 16 के साथ मिलाकर पढ़ाने इससे सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक को मान्यता। मूल अधिकारों का संरक्षक इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संपत्ति का अधिकार विधिक है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में। 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन 26। अंतःकरण 25 और धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन 26। किसी धर्म में अभिवृद्धि हेतु करों का संसदीय संरक्षण करना 27 में दिया गया। 28 में शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा में निषेध। पंथ निरपेक्ष इसे आपको बताया गया ही था। उसमें प्रस्तावना में ये भी बताया गया था। पंथ निरपेक्ष मूल ढांचे का हिस्सा। आगे संस्कृति और इसे देख लीजिए। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29 में दिया गया है। 30 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किसमें दिया गया है? 30 में। 29 में दिया गया है भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है तथा साथ ही अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे ही संविधान की आत्मा कहा है B.R. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 का पहला, इसमें भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार संरक्षण की गारंटी देता है, अर्थात किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 33 देखिए, संसद विधि द्वारा सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाली पुलिस सूचना दूरसंचार क्षेत्रों के कार्यरत होगी। ये मूल अधिकार का प्रबंधित समिति कर सकती है। यह अनुच्छेद 33 में कहा गया है। सैन्य अधिनियम 1950 वायुसेना, 1950 नौसेना, 1950 और 1966 में पुलिस बल। अनुच्छेद 34 संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों को मूल अधिकार प्रतिबंधित या सीमित कर सकेगी जहां सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू है, वहां भी अनुच्छेद 35 संसद भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है। विधि बनाना 35 में सैन्य बल, कोर्ट मार्शल 1900 वो केवल अनुच्छेद 1934 बोल रहे हैं। यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन भाग 2 यानी कि नागरिकता बताया जाएगा, जो 5 से 11 तक है। नागरिकता, इससे पहले आपको 12 से 35 तक बता दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।